हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। दिस इज़ मी प्रिया। सो स्टार्ट करते हैं हमारी डेली की न्यूज़ एनालिसिस। आज संडे है, यू ऑल नो, ठीक। सो ज़्यादातर जो टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं दैट वुड बी रिलेटेड टू साइंस, ठीक। और ये जो टॉपिक्स है आपको मैंने कल भी बताया है कि आपके 3 मेजर ऐसे टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पार्ट 90% आपका कहाँ से आता है, करंट अफेयर्स से। दैट इज़ साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। बस एक चीज़ आपको देखनी है, कोई भी चीज़ अगर आपकी दी हुई है करंट अफेयर्स में तो उसके स्टैटिक को कवर करते हुए चलना है, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। बहुत भाषण देके शुरू हो रहा है बट डोंट वरी, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो आपका है दैट इज़ VLSR सैम, ठीक है। कहीं पर भी अगर सैम देखने को मिल रहा है सो दैट इज़ व्हाट, सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ GTAM, ठीक है। ग्राउंड टू एयर मिसाइल इसको कहते हैं। एक VL यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को अभी सक्सेसफुल तरीके से फ्लाइट टेस्ट कर दिया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा एंड इंडियन नेवी के द्वारा। कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा के कोस्ट में। नाउ आप लोग वैसे तो कमेंट करने में कंजूसी करेंगे, है ना, कि कमेंट करके कहीं पता लगा कीबोर्ड जो आपके इसका टच स्क्रीन है ख़राब ना हो जाए, बट स्टिल कोशिश करो, है ना, वो ख़राब ना हो। और आप लोग कमेंट कर दो कि उड़ीसा के कोस्ट पे ही क्यों कर रहे हैं, श्रीहरिकोटा रिमेंबर, बट वाई उड़ीसा का कोस्ट, कहीं और क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग इसको टेस्ट फायर। नाउ दूसरा क्या है, इंडियन नेवी ने किया है। DRDO क्या है, आपको इसके बारे में जानना है। एज यू नो हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं यहाँ पर कब फॉर्म हुआ, ठीक है, ये मुझे बताना है आपको। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, क्या इसका मेन एम है, एक छोटा सा ये आप देख लीजिएगा। नाउ ये जो है शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है। मेन काम क्या है, जो भी आपके एरियल थ्रेट है यानी हवा से आने वाले जो भी आपके थ्रेट हैं उसको किस तरीके से आप नलीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। वो उसके लिए बेसिकली VLSR सैम को क्या किया गया, टेस्ट फायर किया गया। साथ ही साथ ये आपके सी स्किमिंग टारगेट्स को भी क्या करेगा, एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सी स्किमिंग टारगेट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। आपने देखा होगा, अगर है ना, उरी सबने देखी होगी इधर, इजंट इट, विकी कौशल को देखा होगा उरी में। तो क्या होता है, उनका जब हेलीकॉप्टर जा रहा होता है तो रडार में वो लोग क्या होने वाले होते हैं, ट्रैक होने वाले होते हैं कि भाई वहाँ का रडार एक्टिव है, आप जल्दी से वापस आ जाइए, ठीक है। आप मिशन अबॉर्ट कर देते हैं और अचानक से वो हेलीकॉप्टर यू टर्न ले लेता है ना। गाड़ी तो ले नहीं पाते, हेलीकॉप्टर इतना तगड़ा यू टर्न लेता होगा। तो होता क्या है, ऐसे कुछ आपकी मिसाइल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ आपके ये अटैकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, रडार की नज़र में भी नहीं आते, इनको इंफ्रारेड भी डिटेक्ट नहीं कर पाते और इसको सी स्किमिंग टारगेट कहा जाता है। लेकिन ये जो हमारा आप देख सकते हैं मिसाइल है, ये क्या करता है, सी स्किमिंग टारगेट्स को भी इंक्लूड कर लेता है, उसके थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम है ये, हम देख चुके हैं। SAM है, GTAM है बेसिकली। एंड क्या किस लिए किया गया है, ताकि एयरक्राफ्ट या बाकी मिसाइल्स को ये डिस्ट्रॉय कर सके। एंटी क्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है, यानी एयरक्राफ्ट जो है उसके अगेंस्ट में डिफेंस सिस्टम आपका लाया गया है। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और फॉर्म्स के भी डेडिकेटेड आपको वेपन्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो इसके बारे में पता होना चाहिए। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, कैसी मिसाइल है, कहाँ से किया गया है, क्या DRDO ने इसको किया है, क्या इसमें सी स्किमिंग टारगेट भी इंक्लूडेड होते हैं, तो ये चीज़ें आपको बेसिकली पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट हमारा देखते हैं। नाउ दिस इज व्हाट साइंटिस्ट वार्न ऑफ जीका स्प्रेड, ठीक है। अभी तक आप देख रहे थे अलग अलग तरीके के आप क्या रहे थे। सबसे पहले जीका क्या, एक वायरस है, ठीक है। स्टार्टिंग विद द बेसिक वायरस है। जीका की बात करते हैं, इज अ डिजीज, एज अ सॉर्ट ऑफ फीवर, जो किसके थ्रू स्प्रेड होता है, वायरस से। अब आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, वायरस से होने वाली सारी डिजीजेज, जितनी भी डिजीजेज आपकी वायरस से कॉज होती हैं आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, साइंटिस्ट, कहाँ के साइंटिस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, ठीक है। इसके बारे में ऐसा नहीं पूछते हैं क्या करता है, बट लोकेशन ज़रूर पूछ लेते हैं। NIV दे दिया है ऑप्शन ए में, फिर B में कोई और दे दिया है सीरम इंस्टीट्यूट, C में आपका भाभा, कुछ भी दे दिया है। यहाँ आपके प्लेसेस के नाम आपको मैच द फॉलोइंग बताना है, तो आपको पता होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने बेसिकली आराम रेज कर दिया है कि जीका वायरस भी क्या कर रहा है, बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है। किसके साथ में, अगर आप देखेंगे तो डेंगू और चिकनगुनिया के साथ में। नाउ बहुत सारे स्टेट्स में और यूटीज़ में जैसा, और ये क्या कर सकते हैं, अगर आप पहले रिपोर्ट ये नहीं किया गया, यहाँ पर लगभग 1520 क्लिनिकल सैंपल्स आपके कलेक्ट किए गए थे अलग अलग जगह से। किसके द्वारा किए गए हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये आपके वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज जो दिल्ली, केरला, पंजाब, यानी 16 आपके वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज है, उसके द्वारा सैंपल कलेक्ट किया गया। ये जो सैंपल है फिर आपकी अपेक्स लेबोरेटरी है। अपेक्स लेबोरेटरी कौन सी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी ICMR NIV, ये कहाँ पर है,
पुणे में है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ताकि हम सीरोलॉजी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऐसे सारे काम कर सकें आपके इसके साथ में। सो दिस इज रिगार्डिंग जीका वायरस। जीका वायरस के बारे में मैं आपको नहीं डिटेल में बता रही हूँ, आपको देखना है, क्या देखना है यहाँ पर कि जीका वायरस जो है आपका वो किस तरीके से फैलता है, ठीक है। जीका वायरस के स्प्रेड होने के चांसेस क्या हैं, क्या इसका स्प्रेडिंग मेथड है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड एक बार देख लीजिएगा, ठीक, कि इंक्यूबेशन पीरियड यू ऑल आर अवेयर है ना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इजंट इट। नियति कुमारी, पढ़ाई नहीं हो रही आजकल किसी की, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कोई वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर करता है उस दिन के डेट और जब आपकी बॉडी सिम्टम शो करती है, दोनों के बीच का जो पीरियड होता है दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। बॉडी में घुसा तो ऐसा नहीं है तुरंत आपकी बॉडी ने रिएक्ट कर दिया, तुरंत फीवर आ गया, नहीं, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हसीना ओपन्स पद्मा मल्टीपर्पज़ ब्रिज, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी हसीना है ये, है ना, कैटरीना कैफ की बात हो रही है, नूरा फतेही की बात हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं शेख हसीना जी की। ये शेख हसीना, अब आप सोच रहे हैं ये शेख कौन से आ गए, है ना, शेख भी हैं हसीना भी है, ये कौन से शेख हैं, ये दुबई वाले शेख हैं जिन्होंने शेरों को पाला हुआ है, नहीं, हम बात कर रहे हैं हमारी प्राइम मिनिस्टर, कहाँ की प्राइम मिनिस्टर, हमारे नेबरिंग कंट्री, भाई बंधु बांग्लादेश की बात। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक मल्टीपर्पज़ ब्रिज जिसका नाम क्या है, पद्मा, उसका इनॉग्रेशन किया है। कैसे किया है, टोल टैक्स को पे करके, ठीक। बेसिक हम लोग क्यों इतना कंसर्न है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच के लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, तो वो इस ब्रिज के थ्रू कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है, इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस न्यूज़ में। अगर आप देखेंगे तो ये क्या करते हैं, ये जो सक्सेस है आपकी क्या कह रही है, प्रूव्स द रिजॉल्व ऑफ प्राइम मिनिस्टर हसीना दैट वी स्ट्रांगली बिलीव्ड इन। अब ये क्या है, बेसिकली अगर आप देखेंगे बांग्लादेशी ब्रिज खुद बनाना चाह रहा था तो इंडिया ने हेल्प करी है, ठीक है, आप खुद बनाओ, हम क्या करेंगे, सेल्फ फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। वो खुद करना चाह रहे थे तो इंडिया ने उसमें सिर्फ सपोर्ट किया है कि आप खुद बनाइए, हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या करेगा, बांग्लादेश की 20 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा, साथ ही साथ नेपाल, भूटान एंड इंडिया जैसी कंट्रीज़ के साथ में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज़ में हेल्प करेगा, तो उनके ट्रेड को बढ़ाएगा, ठीक है। नाउ प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, शहबाज शरीफ, ये कहाँ के हैं, हमारे पड़ोसी देश, हमारे भाई बंधु हैं ये भी। अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या किया है, शेख हसीना जी को मुबारकबाद भेजी है ना, बहुत ही डिप्लोमेटिक है ये, एक मुंह में राम बगल में चूली लेके चल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, इट्स गुड, है ना, चोर चोर मौसेरे भाई बन रहे हैं। तो दिस इज द पार्ट, इन्होंने भी यहाँ पर क्या कर दिया, इनको बधाई दे दी है। क्या कहा है, ब्रिज इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ जर्नी ऑफ फ्रेटर्नल बांग्लादेश, है ना, हमारे पैतृक बांग्लादेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग। एंड अगर आप देखेंगे तो हसीना जी ने क्रिटिसाइज भी किया है, दे ऑलवेज थिंक दिल में है पाकिस्तान, सो इट इज़ ऑब्वियस दैट दे डू नॉट वांट प्रॉस्पेरिटी ऑफ बांग्लादेश, है ना। बेसिकली क्रिटिसाइज करते हुए अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कुछ लोगों के लिए कहा है कि हमेशा क्या कहते हैं कि उनके दिल में पाकिस्तान है, इसीलिए वो बांग्लादेश की इस प्रॉस्पेरिटी से खुश नहीं है। आपको लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट यू नीड टू पता क्या होना चाहिए, पद्मा ब्रिज आपका बना हुआ है, कहाँ पर बना है, दिस आई हैड नॉट मेंशन्ड, ये आपका होमवर्क होने वाला है ना, स्कूल से निकला है, होमवर्क मैम दे रही हैं, बताइए। चलो यहाँ पर ये आपको होमवर्क करना है, ओके, डू द होमवर्क। कहाँ पर बना है, एंड इंडिया का लिंकिंग कैसे फॉर्म करेगा ये। नाउ नेक्स्ट आते हैं उदयपुर बर्ड विलेज टू बी डिक्लेयर्ड वेटलैंड। सबसे पहले वेटलैंड की बात करते हैं, क्या होता है, वेट मतलब गीला, लैंड मतलब ज़मीन, तो ज़मीन जहाँ पर गीली होती है वो वेटलैंड हो जाता है, ठीक, पानी गिरा दिया, ज़मीन गीली, वेटलैंड नहीं, थोड़े से बड़े स्तर पे। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रामसार साइट डिक्लेयर किया जाता है, कौन इसको डिक्लेयर करता है, तो रामसार कन्वेंशन की बात करते हैं, 1970, होल्ड ऑन, 1971 रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, तो इसके तहत अलग अलग साइट्स को वेटलैंड डिक्लेयर किया जाता है। अब उदयपुर आपको पता है राजस्थान में, तो ऑलरेडी क्या राजस्थान में कोई आपकी वेटलैंड साइट एग्जिस्ट करती है, यस, केवलादेव घाना इन भरतपुर अगर आप देख सकते हैं, ठीक, ये आपका है। सांभर सॉल्ट लेक इन जयपुर, ये आपको दो इंपॉर्टेंट रामसार साइट आपको देखने को मिल रही है। एंड अगर आप देखेंगे उदयपुर का बर्ड विलेज, इसको भी अब क्या बना दिया जाएगा, वेटलैंड। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में कौन कौन से वेटलैंड हैं, उनके नाम क्या है। वेटलैंड बेसिकली ऐसा पानी वाटर लॉक्ड एरिया होता है जहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ होता है, वहाँ पर बर्ड्स बहुत विजिट करती है, ना सिर्फ इंडिया से बट माइग्रेटरी बर्ड्स जो बहुत लंबे लंबे किलोमीटर्स, है ना, ट्रेवल करके आती हैं, वो यहाँ पर क्या करती हैं, विजिट करती हैं पर्टिकुलर सीजन में।
एंड इसीलिए इससे उनकी पॉपुलेशन और ज़्यादा एनहांस होती है और ज़्यादा बढ़ती है, उनकी प्रिजर्वेशन, उनका कंजर्वेशन अच्छे से होता है। तो वेटलैंड्स दैट्स व्हाई आर इंपॉर्टेंट, ठीक। और ये बर्ड्स दिए हुए ग्रेटर फ्लेमिंगो की बात करते हैं, ग्रीन सैंड पाइपर हो गया, मार्श हैरियर हो गया, पेलिकन हो गया, दीज आर द बर्ड्स जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। एंड क्योंकि बर्ड्स आती है तो बहुत सारे टूरिस्ट बर्ड लवर्स भी यहाँ पर आते हैं, जिससे टूरिस्ट, अगर आप देखेंगे टूरिज्म सेक्टर को भी क्या मिलता है, थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। एक्टिविस्ट की बात करते हैं तो उनकी उम्मीदें कुछ और ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो मन्नार को क्या डिक्लेयर करा देना चाहते हैं, रामसार साइट, जो हम देख चुके हैं क्या होता है। 2 लेक्स की बात करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी हैं? ब्रह्मा एंड धान। ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के विंटर सीजन में यहाँ पर आने के बाद को, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में? उदयपुर के विलेज के बारे में, जिसको जल्दी क्या किया जाएगा, अभी रामसार साइट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं। बिडेन साइंस लैंडमार्क गन कंट्रोल मेजर्स सेज लाइव्स विल बी सेव्ड, है ना। अब जितना आसान यहाँ पर बंदूकें मिलना है, जितना डेवलप्ड कंट्री है, उतना जल्दी आप यहाँ पर गन खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता होगा, कभी लाइसेंस के लिए ट्राई करिए, उसका फॉर्म भी नहीं मिलने आता है ना, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा जान रहे हैं क्या देना पड़ता है, अंडर द टेबल आपको बेसिकली चीज़ें देनी पड़ेंगी ताकि आप अपना लाइसेंस का फॉर्म ले सकें। देन उसके बाद तो चीज़ें चलती चली जाती हैं। बिडेन ने क्या किया, लेजिस्लेशन को टाइट किया है ताकि जो यंगेस्ट गन बायर्स हैं उन पे थोड़ा चेक लगाया जा सके, ठीक है। यानी जो वायलेंस हो रहा है, जिस भी तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस या चीज़ें हो रही हैं, उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए अब जो आपके चेक्स होंगे, जो भी गन बाय कर रहे हैं उन पे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ये क्या करेगा, जो रेड फ्लैग लॉज होते हैं, ये कैसे लॉज होते हैं जो अथॉरिटीज़ के लिए थोड़ा सा इजी कर देते हैं कि वो वेपन्स को ले सकते हैं किसी भी ऐसे लोगों से जो क्या होते हैं बेसिकली जिनको डेंजरस कहा जा सकता है। तो इस लॉज की बात करते हैं तो इनको थोड़ा कहीं क्या लगा दिया जाएगा, एक चेक मेजर लगा दिए जाएंगे, थोड़ा सा नॉर्म्स रूल्स टाइट्स कर दिए जाएंगे ताकि क्या हो सके, यहाँ पर जो भी वायलेंस होता है गन रिलेटेड, है ना, थोड़ा सा मास किलिंग अगर आप देख सकते हो तो उन सबको रोका जा सके। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस। बिडेन के बारे में देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट इन्होंने लेजिस्लेशन लेके आए हैं, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट। नाउ ईरान यूएस न्यूक्लियर टॉक्स टू रिज्यूम सून, है ना। अब ऐसा नहीं है ईरान यूएस साथ में बात कर रहे हैं, यूएस का पता है, मैं आपको बता दूं क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बिकॉज यूएस क्या करता है, सैंक्शन लगाता है सर्टेन कंट्रीज पे। अगर आप देखेंगे तो वो सैंक्शन लगाएगा। किस तरीके का सैंक्शन लगाता है? कार्टसा एक्ट आपने पढ़ा होगा, बताइए क्या है, व्हाट इज कार्टसा एक्ट। जो भी यूएस का दुश्मन है, अगर उस दुश्मन के साथ में कोई ट्रेड करता है तो यूएस पुट सैंक्शंस ऑन दैट। एंड ये सैंक्शन किसी भी टर्म्स में हो सकते हैं। ईरान भी उसी लिस्ट में आता है, यानी ईरान के साथ में अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो जो ट्रेड कर रहा होता है यूएस उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द आईआर पार्ट, है ना, जिसका ऑप्शनल अगर पीएस आईआर है तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। तो ये जो न्यूक्लियर टॉक्स है दोनों के बीच में बढ़ने वाले हैं, किसकी हेल्प से? यूरोपियन यूनियन की हेल्प से। दिस वॉज द कंट्री जिन्होंने थोड़ा सा हेल्प कर दिया है कि वो क्या करेंगे, यूरोपियन यूनियन को बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम किया कि ठीक है आप दोनों क्या करो, टॉक करो, किसके बारे में? न्यूक्लियर पैक्ट के बारे में। तो ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, जो 2015 का न्यूक्लियर पैक्ट था, ठीक, दोनों के बीच में जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट द स्टेटमेंट हैज कम, फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीरो, है ना, बहुत अजीबो गरीब सा नाम है, रीड इट योरसेल्फ। व्हाट इज इट? वी आर प्रिपेयर टू रिज्यूम टॉक्स इन द कमिंग डेज। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईरान इज टू फुली रिसीव द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द 2015 अकॉर्ड। कौन से अकॉर्ड की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये हमको बता दीजिएगा जरा सा कमेंट सेक्शन में। कौन सा ऐसा अकॉर्ड है जिसके बारे में बात की जा रही है? 2015 का न्यूक्लियर पैक्ट एक हुआ था कि इसके थ्रू क्या हो जाएगा, अब हम थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट देखने वाले हैं। ये बहुत ही लंबी है बट पॉजिटिव मीटिंग है जो यूएन फॉरेन पॉलिसी के द्वारा चीफ जोसेफ बोरेल के द्वारा देखते तो उनके द्वारा मीडिएट की जा रही है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे 2 कंट्रीज हैं, ये अगर न्यूक्लियर पैक्ट को साइन कर लेते तो न्यूक्लियर जो वेपन्स है विच इज अ थ्रेट फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जिसकी वजह से हमने भी छुप छुप के पोखरन में टेस्ट कर लिया, मूवी भी बना ली उसके ऊपर, तो उसको क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा एक अगर आप देखेंगे ब्लो मिल जाएगा। हर किसी को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो पुराने हैं उसको डेटोनेट करने थे, बहुत सारी ट्रीटीज हुई थी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो रिमेंबर ईरान के बीच में, तेहरान एंड प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में ये आपको पर्टिकुलर टॉक देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट एरोसॉल स्टडी शोज SARS-CoV-2 स्प्रेड्स। अब हो क्या रहा है, आपने सुना होगा बीच में एक न्यूज़ आई थी कि चलिए ठीक है ट्रांसमिशन हो रहा है। ट्रांसमिशन कैसे हो रहा था, इफ़ यू विल सी, तो आपका अलग अलग बीट द स्पिट, ठीक है, उसके थ्रू हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, कोई छींक रहा है उसके थ्रू हो सकता है। बट बीच में एक स्टडी आई थी COV से रिलेटेड, दैट इज़ व्हाट कि हवा में भी आपको देखने को मिल रहा है। क्या हवा में देखने
ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नाउ यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि हवा में भी आपको वायरस देखने को मिल रहा है, यानी थ्रू एयर भी आपको ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। रिसर्चर्स की बात करते हैं, कहाँ के, अगेन इंस्टीट्यूशंस आ रहा है, राइट इट डाउन। इसके अलावा ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस आपको तैयार करने की जरूरत है ना, एलिमिनेशन भी करोगे तो भी आंसर सॉल्व हो जाएगा। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी CCMB हैदराबाद, एंड टाटा इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो कहाँ का टाटा इंस्टीट्यूट है, फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी बेंगलुरु। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट आपके इंस्टीट्यूशंस जो क्या कर रहे हैं, स्टडी कैरी आउट कर रहे हैं कि आपका नोवल जो कोरोना वायरस है, नोवल मतलब बहुत नया, ठीक, ये हॉस्पिटल की एयर की बात करते हैं, पब्लिक प्लेसेस की बात करते हैं, क्या वहाँ पर एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है या वहाँ पर पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, गॉगिंग वायरलेंस इज अ गुड टर्म, एक नया टर्म आया है विच कैन बी आज इन द एग्जामिनेशन, दैट इज व्हाट, अ मशीन है जो एयर को सक करती है, ठीक है। जैसे आप स्ट्रॉ से पानी है ना पीते होंगे, मोजिटो क्या वो वॉट एवर दैट इज, स्टारबक्स जाके आराम से कॉफ़ी पीते होंगे, तो वो जो एयर को सक करते हैं, जिस तरीके से आप पाइप से ना वाटर को सक करते हैं, सेम ये मशीन एयर को सक करती है जैसे वैक्यूम क्लीनर करता है। एंड यहाँ पर क्या करता है, एक जेल तरीके का एरिया होता है, वहाँ पर वो पूरी तरीके से क्या होती हैं चीज़ें, जो भी टारगेट एरियाज होते हैं वहाँ पर आके स्टिक हो जाएगा, सक कर रहा है, जेल में सारी चीज़ें आके लग जाएंगी। आफ्टर रनिंग द मशीन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, बहुत लंबे टाइम तक इसको चला के हम क्या करते हैं, जो भी फिल्टर पे आपका सैंपल करेक्ट हुआ है उसको RT-PCR टेस्ट करते हैं, या फिर अगर आप देखेंगे सिंगल जो भी आपके वीरो सेल्स होते हैं इन्फेक्टिव लैब में, उसका कल्चर किया जाता है, और उसके बाद फाइंड आउट किया जाएगा कि यहाँ पर आपकी जो भी वायरस है वो पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं। सो दिस इज एयर सैंपल कलेक्शन, ठीक है, यानी गॉगिंग वायरलेंस आपको देखने को मिल रहा है। देन इसके 2 मेथड हो सकते हैं, एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया है। दिस वाज इन न्यूज़, तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज साइंस मेन मैंने आपको पहले बताया कहाँ से पूछा जाएगा। ना फाइटिंग द टाइप 2 डायबिटीज पैंडेमिक, राइस ईटर्स की बात करते हैं, वो व्हीट मेज हाई प्रोटीन ग्रेन्स को अपनी डेली या वेजिटेबल की बात करते हैं, डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। यह है क्या, साउथ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, मद्रास डायबिटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, MDRF, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक रिसर्च की जिसमें क्या पाया गया कि जो भी आपके 18,000 पीपल स्टडी किए गए उसमें लगभग 77 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया पाया क्या गया कि इंडिया की पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 4.3% डायबिटीज से सफर करता है, जिसमें 5.9% अर्बन पॉपुलेशन है, 2.7 रूरल, यानी अर्बन पॉपुलेशन में आपको डायबिटीज ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक। नाउ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर बताइएगा, हैज एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट 77 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स अक्रॉस इंडिया टुडे, यानी सिर्फ अभी आप इंडिया में देखेंगे 77 मिलियन पेशेंट्स आपको डायबिटीज के मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छी हेल्थ एक आपको साइट देखने को मिल रही है, कभी फोन से फुर्सत पा जाओ तो पापा या मम्मी के साथ भी बैठ जाना है ना, बिकॉज डायबिटीज सबके घर पे हो जाती है। तो गो टू दैट साइट healthline.com, यहाँ पर आपको 10 एक्सरसाइजेस दी गई हैं जो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ में या प्री डायबिटिक में है ना, अगर आपको पता है जीनियोलॉजी भी है, फादर है या आपके ग्रैंडफादर को डायबिटीज़ हो रखी है तो आपको भी होने के चांसेस है। सो दिस इज द थिंग जिसके थ्रू आप इससे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग आपके टाइप 2 डायबिटीज़ पेंडेमिक के बारे में, ये आपका इंस्टीट्यूट डेज के बारे में पता होना चाहिए। एंड ये थोड़ा सा फिगर है जिसको अगर आप चाहें तो अपने आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन टू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, COP15 इन कैनेडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लगभग 2 ईयर के डिले के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपका COP इन कैनेडा देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड नेशंस has announced that a pivotal summit to finalize a new global agreement। आपकी यूनाइटेड नेशंस ने, रिमेंबर कब ये आपका बना था, 1945 में बना है, नहीं पता नहीं कब बना है ना, बताइएगा कब बना है ये। तो यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस कर दिया है कि अब हम एक समिट को फाइनलाइज करने जा रहे हैं ताकि हम नया ग्लोबल एग्रीमेंट साइन कर सकें। किसके लिए, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, SDG गोल की फुलफिलमेंट के लिए, अगर आप देख सकते हैं। और ये जो आपका 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाला है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कहाँ पर होगा, पहले कुनमिंग चाइना में हुआ था, अब इसको मूव करके मॉन्ट्रियल कनाडा कर दिया गया। तो ये प्लेस याद रखिएगा, COP15 इज व्हाट, इसको ध्यान रखिएगा। थीम देख लीजिएगा, कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है उसके बारे में देख लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लाइफ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने ड्राफ्ट गाइडलाइंस बेसिकली निकाली है, ठीक। सबसे पहले तो चीज़ नाम से पता लग रहा है, नेशनल कमीशन है, यानी इंडिया का एक नेशनल कमीशन है। क्या काम करेगा, चिल्ड्रन के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर किस तरीके से, कहाँ पर किया जा रहा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, चाहे आप
टीवी ले लीजिए, मूवी ले लीजिए, बॉलीवुड ले लीजिए, टॉलीवुड ले लीजिए या OTT प्लेटफॉर्म्स ले लीजिए, वहाँ पर चिल्ड्रन को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके लिए गाइडलाइंस इन्होंने ड्राफ्ट कर दी है। तो व्हाट इज, कौन सा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आपको देखना है, NCPCR, ठीक है, आपको देखना है NCPCR कब बना, क्या इसकी फॉर्मेशन है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, दैट यू हैव टू लर्न। नाउ 2011 की बात करते हैं तो इन्होंने एक गाइडलाइंस रिलीज की थी ताकि आप चाइल्ड पार्टिसिपेशन को रेगुलेट कर सके, है ना, थोड़ा सा उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, रूल्स इन्होंने एक तरीके से रिलीज किए थे। अब उसको एक्सपैंड करते हुए कुछ और चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है, जैसे अगर ये गाइडलाइंस आप वायलेट करते हैं तो यहाँ पर पीनल प्रोविजंस भी रखे गए हैं, ठीक। साथ ही साथ अगर कोई चाइल्ड आर्टिस्ट वर्क कर रहा है तो उसको खुद को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। ये जो गाइडलाइंस होंगी OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स हो गया आपका, अमेजन प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार, इस पर भी एप्लीकेबल होंगी। पेरेंट्स की बात करते हैं, उनको अकाउंटेबल, उनको जवाबदेह ठहराया जाएगा। साथ ही साथ जो भी आपके प्रोविजंस होंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत, चाइल्ड लेबर एक्ट 2016, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम पॉक्सो एक्ट जिसको हम बोलते हैं 2012, ठीक, इन्फॉर्मेशन IT जो आपके होते हैं रूल्स 2021, ये सारी चीज़ें आपकी इस ड्राफ्ट गाइडलाइंस में क्या की गई हैं, इंक्लूड की गई है। तो हो सकता है आपको ऑप्शंस में बना के दे दिया जाए कि NCPCR ने जो नई एंटरटेनमेंट गाइडलाइंस निकाली हैं चिल्ड्रन के लिए, उसमें कौन कौन से आपके एक्ट इंक्लूड किए गए, ठीक है। तो इसको भी एक बार सिर्फ रीड कर लीजिएगा, नो नीड टू मग इट अप। नाउ नेशनल कमीशन NCPCR की बात करते हैं तो ये है क्या, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यहीं पर मैंने देख दिया है आपको, ठीक। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के तहत बनाई गई है। कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी कब होती है, जब किसी एक्ट के तहत बनता है, ठीक है। RTI एक्ट 2005 के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है, उसका नाम बताइए। तो जब कोई एक एक्ट आता है, एक्ट के अंडर में अगर कोई बॉडी बनाई जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जा रहा है, तो वो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है ना, बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ये किसके कंट्रोल में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें अगर आप देखेंगे तो चिल्ड्रन किसको डिफाइन किया गया है, किसी भी ऐसे पर्सन को जिसकी एज कितनी होती है, 0 से 18 साल होती है, ठीक है। रिमेंबर 0 से 18 ईयर्स की बात करते हैं, एज ग्रुप जो है, इसमें आपके चिल्ड्रन आ जाएंगे। इसमें मेन काम क्या होता है, जो लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेज, आपके जितने भी मैकेनिज्म होते हैं वो इस तरह से लाए जाते हैं ताकि हम भारत के संविधान के साथ में जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है उसको इंश्योर कर सके। कंपोजिशन की बात करते हैं, NCPCR में कौन होता है, एक चेयरपर्सन, 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 6 मेंबर्स में 2 कम से कम आपकी वुमेन होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। अब दूसरा अगर हम देखें तो ये लगभग किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 साल के पीरियड के लिए। मैक्सिमम एज 60 होती है चेयरमैन के लिए एंड मेंबर्स के लिए 60 रखी गई, यानी इसके बाद आप क्या कर दिए जाएंगे, रिटायर कर दिए जाएंगे। लेट्स सी अगर आपको 64 की ईयर्स पे अपॉइंट किया जा रहा है चेयरपर्सन, 3 साल हालांकि इसका अपॉइंटमेंट का पूरा ड्यूरेशन है, लेकिन क्योंकि 65 के आप हो जाएंगे तो आप रिटायर हो जाएंगे, ठीक। सेम अगर देखेंगे 58 में आप अपॉइंट हुए हैं मेंबर, देन 60 तक आप रिटायर हो जाएंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ NCPCR। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, भारत NCAP। यूनियन मिनिस्टर ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया जो आपके ड्राफ्ट GSR नोटिफिकेशन है, ताकि आप भारत NCAP यानी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को क्या कर सकें, बेसिकली रोल आउट कर सकें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल्स को रेट किया जाएगा, ठीक है। क्रैश टेस्ट है ना, नई बाइक हम कार लेके आए, उसके बाद हमने क्या किया, उसको धड़ाम से लड़ा दिया इतना पैसा लगा के, फिर देखते हैं कितना इंपैक्ट मिल रहा है। अगर अंदर कोई बैठा हुआ है डमी तो उस पर कितना इंपैक्ट आ रहा है, कितनी चोट लग रही है, उसके अकॉर्डिंग कार्स को रेट किया जाएगा। यही किसने किया है, आपके भारत NCAP ने, यानी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम आपका लेके आया है, यूनियन मिनिस्टर ने इसको क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। ये टेस्टिंग फैसिलिटीज के थ्रू आप बेसिकली जान सकते हैं कि कौन सा ग्लोबल जो क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके तहत इसको टेस्ट किया जाता है, एंड इसके थ्रू आप अपने लिए सेफेस्ट कार देख सकते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली होगी वो कार सबसे ज़्यादा सेफ होगी, एंड जिसको सबसे कम रेटिंग मिली होगी वो कार सबसे लीस्ट सेफ होगी। नाउ जेंटलर सोनार की बात करते हैं। साइंटिस्ट एट द डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी, इन्होंने क्या कहा है यूनाइटेड स्टेट्स में कि जो भी आपकी वेल को हार्म करने वाली सोनार होती हैं, ठीक है, उसको हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं, एम्बियंट साउंड से। कुछ पानी में रहने वाले जीव होते हैं जिसको एक्वाटिक क्रिएचर्स बोलते हैं, ये कुछ तरीके का साउंड निकालते हैं, आपने सुना होगा है ना, ट्राई टू कैच दैट है ना, यूट्यूब पे थोड़ा शॉर्ट वीडियोस वगैरह कम देख के ये भी कोशिश करो। एक वेल है जिसने एक बेबी को बर्थ दिया,
ठीक। एंड उसके बाद क्या हुआ, वेल्स ना कॉन्टैक्ट करने के लिए एक दूसरे से, अगर आप देखेंगे, कन्वर्सेट करने के लिए बहुत ही प्यारा सा साउंड निकालती है, एंड टू बेसिकली सो हर ग्रीफ की उसका बेबी मर गया या जो भी हो गया, ठीक है। आफ्टर द बर्थ, स्टिल बर्थ अगर आप देख सकते हैं, तो वो लगभग 15 डेज तक उस बेबी को कैरी कर रही थी, एंड देयर वाज अ साउंड, सॉरो साउंड अगर आप देखते हैं तो वो मरमर करते थे, ठीक है। तो ऐसे एक्वेटिक क्रिएचर्स अपने अपने तरीके से, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग बोल रहे हैं, उनका भी अपना तरीका होता है कम्युनिकेट करने का, तो वो साउंड निकालते हैं। अब यूएस एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया है कि वेल को क्या करता है, सोनार साउंड बहुत हार्म करता है, बहुत नुकसान करता है, ठीक। एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एक मच्छर की भी अगर आप बात करते हैं, दिस इज मच्छर, ये इसके पंख हो गए, ये इसके, अब ये आगे इसका ये निकल गया, ठीक है। अगर आप इसको भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं वर्ल्ड से, तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वेल को भी प्रिजर्व करना हमारी ही जिम्मेदारी है, ठीक। अब पापा की जैसे प्रॉपर्टी में मेरा भी उतना ही हक है, मेरे भाई का भी उतना ही हक है, isn't it? तो सेम जितनी अर्थ हमारी प्रॉपर्टी, इस पे वेल का भी उतना ही हक है, हमारा भी उतना ही हक है ना। तो हम लोग क्यों अपना एक पैतृक वो जमा पे इस पे बैठे हुए हैं। तो सेम चीज़ें इनको सोनार से बेसिकली बचाने के लिए अब यूएस की एजेंसी क्या करेगी, एक्वेटिक क्रिएचर के साउंड को क्रिएट करेगी, ठीक है, जिससे इनको हार्म भी कम होगा। ये जो लो फ्रिक्वेंसी बूम्स होंगे जाइंट गोलियाथ ग्रुपर्स के होंगे, एंड ये बेसिक क्या करेगा, आपके वेल को जो भी हार्म होने वाला है उससे इसको बचा लेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग ऑल द न्यूज़ आर्टिकल्स जो आज हमें कवर करने थे, ठीक है। जितने भी स्टैटिक पार्ट है उसको एक बार कवर कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस के न्यूज़ आर्टिकल्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड जो भी होमवर्क है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू एवरीवन।